नमस्कार, स्वागत है आपका सिबलिंग स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सोशोलॉजिकल जो कंसेप्ट है उसमें हम सोशल चेंज और इसके क्या कारक है और सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। इसको हम बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सोशल चेंज की। ये सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन से पहले हम जान लेते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन होता है किसी क्रिया अथवा वस्तु की पहले की स्थिति में जब बदलाव होता है तो उसको हम परिवर्तन कहते हैं। और सामाजिक परिवर्तन में जैसे सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और व्यवहारों में, विश्वासों में, और इसको सामाजिक परिवर्तन भी हम तभी कहेंगे यदि समाज के जो अधिकांश लोग हैं उनके जीवन शैली में परिवर्तन आएगा, तभी वो सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। केवल एक व्यक्ति के जो ये प्रतिमान है, मूल्य, विश्वास है, इसमें परिवर्तन से हम सामाजिक परिवर्तन इसको नहीं कहेंगे। यदि ये एक व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन आए तो सामाजिक परिवर्तन के लिए लोगों में, जो बहुत सारे समाज में लोग हैं, उन पर इसका प्रभाव पड़ना चाहिए, तभी हम इसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो अब हम जान लेते हैं इसकी विशेषता के बारे में। विशेषता से पहले एक हमारे सोशोलॉजिकल एक थिंकर है हमारे सोशियोलॉजी के, उन्होंने 1922 में एक बुक लिखी सोशल चेंज। इसमें सबसे पहले सोशल चेंज का उल्लेख किया गया। और अब हम जान लेते हैं इसकी विशेषता के बारे में। ये सार्वभौमिक घटना है। ऐसा नहीं है कि जो सोशल चेंज है वो एक ही सोसाइटी में होगा। ये जितने भी समाज है, प्रत्येक समाज में हमें जो परिवर्तन है वो देखने को मिलेंगे। कहा भी जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये जरूरी भी है। समय समय पर परिवर्तन भी होना चाहिए और ये निरंतर प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं है कि एक समय पर जाकर ये रुक जाएगा, ये निरंतर चलता ही रहता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, आप अपने ही अंदर देख लीजिए। कभी हम बच्चे थे, फिर आगे वृद्ध होंगे और फिर मृत्यु हो जाएगी। हम लोगों के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, वो चाहे विचारों में है, वो चाहे रहन सहन में है। व्यक्ति के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। और सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक परिवर्तन है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसको परिवर्तन को सामाजिक तभी कहा जाएगा यदि वो पूरे समुदाय में उसका जो परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा वही सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। इसका विविध स्वरूप होता है। प्रत्येक समाज में जो इसका स्वरूप है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो चेंज है वो होगा ही। और इसकी गति भी भिन्न भिन्न हो सकती है। हो सकता है कि कुछ समाज में जो परिवर्तन है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा और कहीं पर ये जो परिवर्तन है और ये धीमी गति से होगा। और परिवर्तन देश काल और परिस्थिति के आधार पर भी होता है। देश में जैसी परिस्थिति होगी, जैसा समय होगा, उस हिसाब से परिवर्तन भी होते हैं। ये जटिल व्यवस्था है, ये एक जटिल तथ्य है। हम पहले ही ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा, कौन सी ऐसी संस्था है जिसमें परिवर्तन होगा और कौन सी ऐसी है जिसमें नहीं होगा। तो ये एक जटिल तथ्य है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। इसमें भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। ये सोशल चेंज एक ऐसा टॉपिक है, इस पे हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाला जो समाज है वो कैसा होगा, हमारे मूल्यों को, हमारे रीति रिवाजों को मानेगा नहीं मानेगा, हमारे मूल्य घटते जाएंगे या लोग इस पर ज्यादा ध्यान देंगे, ये बढ़ेंगे। इसके बारे में हम पहले ही प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। जो इसके कारक है अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक में आते हैं जैसे भौगोलिक, जैविकीय और जनसंख्यात्मक। जो जैविकीय है, इसमें जैसे पहले क्या होता था कि विवाह, पहले बाल विवाह होता था। अब क्या हो रहा है कि व्यक्ति इतनी जल्दी अब विवाह नहीं कर रहा है। वो पहले अपनी कुछ जो उसकी अन्य आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर रहा है। जब वो जिम्मेदारी लेने के काबिल होता है, जब उसे लगता है कि मैं जिम्मेदारियां ले सकता हूँ, तभी वो विवाह करता है। इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। और जन्म दर, मृत्यु दर में भी परिवर्तन हो रहा है। पहले जब हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते थे, गाँव में जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ पे जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनकी रास्ते में ही मौत हो जाती थी, वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते थे। और अब क्या है कि जगह जगह पर हॉस्पिटल खुल गए हैं और जो स्त्रियां हैं, जो उनके गर्भ में शिशु है, उनको भी यदि कोई कमी है तो पहले ही वो दवाइयों के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से उसका इलाज किया जाता है।
अब ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं और जिससे स्त्रियों को भी उनकी जो एक स्वास्थ्य है उनका उसमें भी सुधार हो रहा है और मृत्यु दर भी कम हो रही है और जन्म दर भी अच्छी है। अब इतने हम देखते हैं कि पहले बहुत से बच्चे जो है वो विकलांग पैदा होते थे, लेकिन अब इसकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है और ये एक अच्छा परिवर्तन हम समाज के लिए मानते हैं। इससे यदि किसी परिवार में ऐसी कुछ घटना हो जाती है तो उससे न केवल वो परिवार प्रभावित होगा, उनके जो नातेदार है, जो अन्य संबंधी है, उस पर भी इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। जनसंख्यात्मक जैसे यदि किसी देश में या किसी समाज में जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि संघर्ष भी होता है और बेरोजगारी बेकारी बढ़ती है और व्यक्ति अपनी जो एक आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए वो अपराध भी करने लगता है, जैसे चोरी है, डकैती है, यहाँ तक कि कई बार किसी का मर्डर भी कर देते हैं। तो ये भी परिवर्तन है। यदि जनसंख्या कम होगी तो जो व्यक्ति है वो संसाधनों का एक अच्छे से अपना उसका उपयोग करेगा और यदि जनसंख्या ज्यादा होगी तो इसके लिए भी मारपीट होगी। तो ये है कुछ हमारे प्राकृतिक परिवर्तन। इसमें जनसंख्या का जैसे प्राकृतिक परिवर्तन ये भी हो सकता है कि हमारी जनसंख्या कम हो सकती है, जैसे बाढ़ है, भूस्खलन है, तो इसमें भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है और जिससे मृत्यु दर हमारी घटती बढ़ती है और इसमें जनसंख्या में ये भी हम कारण ले सकते हैं कि इसकी वजह से भी हमारी जनसंख्या प्रभावित होती है, जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। और अब हम बात करेंगे मानव निर्मित, जैसे प्रौद्योगिकी है। ये आज का जो युग है ये टेक्नोलॉजी की ओर ज्यादा जा रहा है और इसके बहुत सारे फायदे भी है और कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी हमें समाज में देखने को मिलते हैं। और आर्थिक जैसे पहले आपने यदि कार्ल मार्क्स का वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ा होगा, या पहले जैसे दास प्रथा होती थी और एक मालिक होता था, कुछ मजदूर होते थे, उनका शोषण होता था, लेकिन अब पूंजीवादी में वो एक परिवर्तित हो गया है। और कार्ल मार्क्स ने तो प्रिडिक्ट किया था कि एक दिन आएगा जब समाजवाद आएगा, संसाधनों पर सबका एक बराबर अधिकार होगा। तो इस तरह से भी आर्थिक जो हमारी स्थिति है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। और सांस्कृतिक जैसे हमारे रीति रिवाज, हमारी वेशभूषा, इसमें भी परिवर्तन आते हैं। और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हमें समाज में देखने को मिलते हैं। पहले शायद लोग ज्यादा परंपरावादी थे, रीति रिवाजों का अच्छे से पालन करते थे, लेकिन अब जो हमारे जो मूल्य है, प्रतिमान है, जो आज की जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं इसको भूलती जा रही है। तो ये भी परिवर्तन है। और इसमें एजुकेशन के माध्यम से भी समाज में बहुत परिवर्तन आते हैं। जैसे हम परंपरागत समाज में देख लेते हैं, शूद्रों को तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, लेकिन स्त्रियां भी उसमें शामिल थी, उन्हें भी कोई अधिकार नहीं था। कहा जाता था कि स्त्रियों को चार दीवारी में ही रहना चाहिए, उनको घर के काम करने चाहिए, स्त्रियां पढ़ लिख कर क्या करेगी, उन्हें करना तो घर का काम ही है, कुछ इस प्रकार की सोच थी। लेकिन शिक्षा के माध्यम से लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आया है और वो स्त्रियों को यानी लड़कियों को पढ़ा लिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्त्रियां हैं वो कई सेक्टर में काम कर रही है और कहीं तो पुरुषों से भी वो ज्यादा समाज के लिए अच्छा कर रही है और अपना योगदान दे रही है। उसके बाद आता है कानून के माध्यम से भी समाज में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे पहले विडो रीमैरिज नहीं होती थी, बाल विवाह होता था, कुछ इस तरह की प्रथाएं थी। तो कानून जब बना तो उसके माध्यम से भी लोगों के विचारों में, लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ, या कह सकते हैं कानून के डर से उन्होंने ये जो अपराध हम एक तरह से कह सकते हैं वो करना उन्होंने कम कर दिया। ये पहले क्या होता था कि विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। यदि पुरुष के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो उसके लिए लोग ढूंढते थे कि तुम यहाँ से शादी कर लो, तुम वहां से शादी कर लो। और स्त्रियों को क्या होता था कि तुम इन बच्चों का पालन पोषण करो, कुछ इस तरह की उन्हें बातें कही जाती थी। तो उन्हें विवाह करने का कोई अधिकार नहीं था, उनको अपना जो जीवन है वो अकेले ही व्यतीत करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है और महान लोगों की भी इसमें बहुत भूमिका होती है। जैसे हमारे कुछ समाज सुधारक हुए, हमारे दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय है, हमारी ज्योतिबा फूले है। तो इन्होंने समाज को बदलने में अपना बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये जो सती प्रथा है इसके लिए भी एक्ट आया है 1829 में, और जो बाल विवाह है उसके लिए
1929 में ये एक शारदा एक्ट जो आया था, इसमें जो लड़कियों की उम्र है वो 14 साल और जो पुरुष की उम्र है वो 18 साल कर दी गई, जिसे बाल विवाह को रोका गया। पहले क्या होता था कि बाल विवाह कर दिया जाता था, जिससे लोगों को बहुत सारी समस्याएं भी होती थी बाल विवाह से। तो ये भी एक अच्छा परिवर्तन है हमारे समाज के लिए कि जो ये बाल विवाह है इसको खत्म कर दिया है, सती प्रथा को भी खत्म कर दिया है। सती प्रथा एक हम कह सकते हैं कुप्रथा थी। एक व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई, लेकिन जो इंसान भी जीना चाहता है उसको भी नहीं जीने दिया जाता था, उसको विवश कर दिया जाता था, उसको जिंदा जला दिया जाता था। कुछ इस प्रकार के समाज में कुरीतियां थी और ये परिवर्तन हुआ है और ये एक अच्छा परिवर्तन है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। अब एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसमें दूसरे व्यक्ति की क्या गलती है? तो ये एक अच्छा परिवर्तन है हमारे समाज के लिए। तो ये था कुछ सोशल चेंज और इसके जो फैक्टर है। अब हम बात करेंगे सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समूह की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो सामाजिक समूह है ये होता क्या है। तो ये है ऐसे लोगों का समूह है जिनके बीच नियमित संपर्क होता है, वी फीलिंग होती है और उनका एक कॉमन गोल होता है, उसको हम सामाजिक समूह कहते हैं। सामाजिक समूह की अब हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जैसे इसमें व्यक्तियों की बहुतायत। इसमें जो ग्रुप है वो या 2 लोग चाहिए या 2 से अधिक चाहिए। एक अकेला व्यक्ति ग्रुप नहीं बना सकता और ना ही हम उसे ग्रुप कहेंगे। तो इसमें व्यक्तियों की बहुतायत होती है। इसमें स्तरीकरण भी होता है। जब ग्रुप बनता है तो इसमें भी एक स्तरीकरण होता है, एक हायरार्की होती है। कुछ लीडर होगा, कुछ वॉलेंटियर होंगे, कुछ इस तरह के इसमें व्यवस्था होती है। और इसमें सामान्य हित और लक्ष्य होते हैं। एक कॉमन गोल के लिए व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और उसकी पूर्ति के लिए वो उसमें काम करते हैं। और वी फीलिंग होती है, हम भावना होती है, या कुछ भी काम है तो जो समूह के लोग होंगे वो उसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कोई प्रतिस्पर्धा होती है तो वो चाहेंगे कि हम उसमें प्रथम आए, कुछ इस तरह की। फिर इसमें वी फीलिंग भी होती है। इसमें जो सदस्यता है वो ऐच्छिक है। आप यदि ग्रुप का सदस्य बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, यदि नहीं बनना चाहते हैं तो इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बनना ही है। इसमें पारस्परिक जागरूकता होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें जागरूकता होती है। जो समूह के लोग हैं वो जागरूक होते हैं कि हमें जो हमारा उद्देश्य है इसको हमें अच्छे से करना है और हमें इसमें कुछ स्थान प्राप्त करना है। और इस अस्तित्व अवधि होती है इसकी। जैसे ही कोई गोल अचीव हो जाता है तो कुछ समूह होते हैं कि वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और समूह प्रतिमानों की भी प्रधानता होती है। जब समूह बनते हैं तो उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती है, रूल्स होते हैं। तो समूह के जो व्यक्ति है उसके प्रति सजग रहते हैं और उसका अच्छे से वो पालन करते हैं। तो इसमें समूह प्रतिमानों की भी प्रधानता होती है। ये थी इसकी विशेषताएं। अब हम इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। जो समूह है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक में हमारे आते हैं जैसे परिवार है, पड़ोस है, खेल समूह है, कुछ इस तरह की संस्थाएं। इसमें समीपता पाई जाती है। जो प्राथमिक समूह है इसमें समीपता होती है, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक फिजिकल जो हमारी प्रेजेंस होती है इसमें वो पाई जाती है। पड़ोस है, खेल समूह है और संबंधों में निरंतरता होती है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए है। परिवार में जो परिवार में व्यक्ति रहते हैं इसमें संबंधों की भी निरंतरता होती है। ऐसा नहीं है कि कोई कॉमन गोल है और जैसे ही वो हमें मिल जाएगा तो हम ग्रुप को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें लघुता, ये आकार में छोटे होते हैं, इसमें सीमित ही लोग होते हैं। और पारस्परिक सहयोग भी इसमें बहुत पाया जाता है। यदि किसी को कोई परेशानी है तो जो समूह के और लोग होंगे उसकी मदद करेंगे, उसको उस समस्या से बाहर निकालने में उसकी मदद करेंगे। और ये सार्वभौमिकता इसमें भी पाई जाती है। जो ये प्राथमिक समूह है ये प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं। इसका स्वरूप अलग हो सकता है लेकिन ये पाए प्रत्येक समाज में जाते हैं और ये समाजीकरण में भी सहायक है। समाजीकरण का जो टॉपिक है हम पहले भी कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ये उपलब्ध है। और समाजीकरण में भी ये सहायक है क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो परिवार में पलता बढ़ता है, पड़ोस में भी बहुत सारी चीजें सीखता है, अब खेलते हुए भी अपने दोस्तों से बहुत सारी चीजें सीखता है। और इसमें वी फीलिंग होती है, इसमें हम भावना होती है। यदि किसी को कोई समस्या है तो वो दुख हम भी महसूस करते हैं। और इसमें सदस्य की जो संख्या है वो सीमित होती है।
इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग होंगे। इसमें जो सदस्यता है वो लगभग सीमित ही होती है। और अब हम बात करेंगे इसका जो द्वितीय समूह में कौन कौन से समूह आते हैं, जैसे व्यापार संघ है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, लेबर यूनियन है और इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी है। इसमें ऐसे ऐसे बड़े समूह आते हैं। इसमें फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी होती, हम टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम फोन या मेल के माध्यम से भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि ऐसे समूह में सदस्यता में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, जैसे इसमें वी फीलिंग पाई जाती है और इसमें जो है वो प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। जैसे हम पॉलिटिकल पार्टी ही ले लेते हैं, बेशक व्यक्ति जो 2-3 व्यक्ति होंगे वो बेशक एक पार्टी में होंगे, लेकिन वो सोचेंगे पहले खुद का ही कि मैं कहीं से जीत जाऊं, मुझे ज्यादा मिले, कुछ इस तरह की बातें। और संबंधों में घनिष्ठता का अभाव होता है। इसमें तो व्यक्ति कह सकते हैं कि दिल से जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें घनिष्ठता बस एक औपचारिकता होती है। उनका जो मकसद होता है ज्यादातर वो होता है कि अपने लक्ष्यों को पूरा करना। इसमें वो खुद को पहले रखते हैं। और इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें हम भावना का अभाव होता है। वो जुड़े जरूर होते हैं लेकिन अपने हित के लिए। और इसमें असीमित सदस्य संख्या, पार्टी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि इस पार्टी में 200 लोग होंगे, 300 लोग होंगे। जो जिस पार्टी से जुड़ना चाहता है वो उस पार्टी का सदस्य बन सकता है। और सदस्यता इसमें भी ऐच्छिक होती है। ऐसा नहीं है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति पर दबाव बनाया जाएगा कि तुम इस पार्टी के सदस्य बनो, या तुम लेबर यूनियन के सदस्य बनो, या तुम इंडियन सोशोलॉजिकल जो सोसाइटी है तुम इसको ज्वाइन करो। ये ऐच्छिक है, व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। यदि उसने ज्वाइन कर भी लिया है तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो उसको कभी नहीं छोड़ सकता। जब उसका मन करेगा तो वो उसको छोड़ भी सकता है। तो ये है कुछ सेकेंडरी जो हमारे सोशल ग्रुप्स है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।